एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड शन राउंड मार रहा होता है। शन और उसकी बीवी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनका पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता है और शन की एक आदत होती है कि वो बिल्डिंग के सामने जो दीवार है उस पे पोस्टर्स लगाता है। एनीवेज रात के 1:30 बजे शन के इंटरकॉम पे लिन के घर से कॉल आता है और शन इस फोन को उठा तो लेता है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती। शन को यह जरा अजीब लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद लिन के घर पे जाकर उसे पूछेगा कि उसने कॉल क्यों किया था। यहाँ चांग अभी भी लिन के घर पे होता है उसकी डेड बॉडी के साथ और वो सोचता है कि क्या उसे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, पर उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने एम्बुलेंस को बुला लिया तो सबको और स्पेशली लू को पता चल जाएगा कि उसने उस पे चीट किया है। उतने में शन लिन का दरवाजा खटखटाता है और चांग कांपने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसी वक्त चांग को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल होता है चांग के पापा यानी डायरेक्टर ये का। उसके पापा उसे कहते हैं कि आज तुमने क्लब के बाहर फिट आने की जो एक्टिंग की उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर से एक बार मेरी फिल्म के लिए ऑडिशन देने आ जाओ। और ये मोमेंट चांग के लिए बहुत खुशी का होता है क्योंकि उसकी 10 साल की मेहनत, उसके 10 साल के स्ट्रगल का फल उसे अभी मिल रहा है, लेकिन वो इस खुशी को एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके सामने है लिन की डेड बॉडी और दरवाजा अभी भी शन खटखटा रहा है। शन को उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए चांग अपने पापा को बहुत धीरे से बोलता है कि हाँ मैं ऑडिशन के लिए आ जाऊंगा और फ़ोन कट कर देता है। शन को दरवाज़ा खटखटाते हुए अब 5-10 मिनट हो गए होते हैं और क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई जवाब नहीं देता, तो शन चिल्लाने लगता है कि अरे दरवाज़ा खोलो। चांग खुद को बचाने के लिए शन को औरत की आवाज़ में जवाब देते हुए कहता है कि सॉरी मैंने गलती से इंटरकॉम का बटन दबा दिया, मैं ठीक हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। शन को यह अजीब तो लगता है लेकिन लिन ठीक है ये जानकर वो वहाँ से चला जाता है और चांग फाइनली राहत की सांस लेता है। चांग जल्दी से घर की सफाई करता है, उसके वहाँ होने के प्रूफ्स मिटा देता है और घर की ऐसी अरेंजमेंट करता है जैसे कि वहाँ चोरी हुई हो। चांग का प्लान होता है कि अगर क्राइम सीन चोरी जैसे लगे तो पुलिस सोचेंगे कि चोरी करने के लिए गुंडों ने लिन को मार डाला और किसी को भी चांग पे शक नहीं होगा। सब कुछ साफ होने के बाद चांग लिन के घर से निकल रहा होता है, लेकिन सामने के घर में रहने वाले ग्रैंडपा हु की मेड निनी उसे देख लेती है। निनी को लिन की डेड बॉडी भी दिखती है और वो चिल्लाकर भागने लगती है। चांग उसे पकड़ने जाता है, जिस बीच निनी नीचे गिर जाती है और बेहोश होती है। निनी के एक पैर का जूता निकल जाता है और चांग निनी के इस जूते को अपने पास रख लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। अगली सुबह चांग चुपके से ग्रैंडपा हु के घर में जाता है और हमें फिर यहाँ दिखाया जाता है कि रात को चांग ने निनी को ग्रैंडपा हु के घर में ही बेड के स्टोरेज में बंद करके रखा है। चांग निनी के मुंह पे लगी हुई टेप खोलता है तो निनी चिल्लाती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तुम्हें लिन को मारते हुए नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। और चांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने लिन का मर्डर नहीं किया, पर निनी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए चांग उसे फिर से बेड में बंद कर देता है। उतने में चांग को सुनाई देता है कि शन गार्ड और लिन के घर का मकान मालिक जिसका नाम है ट्यान, लिन के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि लिन ने बुक की हुई टैक्सी गेट पे आ गई है, लेकिन लिन टैक्सी वाले के कॉल्स नहीं उठा रही है। शन ट्यान को कहता है कि कल रात भी लिन बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसके दरवाजे को खोल देना चाहिए। ट्यान कहता है नहीं, कल चाइनीज वैलेंटाइंस डे था तो रात को शायद लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी और तुमने उसे डिस्टर्ब किया, इसलिए उसने तुम्हें अजीब तरीके से जवाब दिया। पर शन कहता है कि कल रात हमारी सोसाइटी में कोई भी बाहर का इंसान नहीं आया, तो फिर लिन किसके साथ थी। ट्यान कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लिन ने शायद कल रात अकेले ही ड्रिंक किया हो, वो कल रात नशे में होगी, अब वो सो रही होगी, इसलिए हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन शन कहता है कि अगर लिन बीमार हो तो हम क्या करेंगे, अगर लिन की हालत खराब हो और तुमने ये दरवाजा खोलकर उसे बचा लिया, उसकी हेल्प की, तो इस बार इलेक्शन में तुम्हारी जीत जरूर होगी। इस बात की वजह से ट्यान दरवाजा खोल देता है और यहाँ चांग जो सामने के घर के पीप होल से ये पूरा सीन देख रहा होता है वो स्ट्रेस से पागल होता है। ट्यान और शन को लिन की डेड बॉडी दिख जाती है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। इस केस पे इन्वेस्टिगेशन आन ही करता है क्योंकि वो इसी बिल्डिंग में रहता है और उसका साथ देती है उसकी असिस्टेंट वेन। चांग ने पूरा सीन चोरी की तरह क्रिएट किया होता है और आन को भी प्रूफ्स देख के ऐसा लगता है कि ये चोरी का ही मामला है, लेकिन वेन कहती है नहीं ये मर्डर है। टेबल पे एक वाइन ग्लास रखा है लेकिन टेबल पे 2 वाइन ग्लासेस के दाग है। लिन के गले पर निशान है, लेकिन निशानों से हम समझ सकते हैं कि लिन ने स्ट्रगल नहीं किया, उसने
फाइट नहीं किया, इसका मतलब जिस इंसान ने लिन का गला दबाया वो उसके जान पहचान वाला था। और अगर शन गार्ड का कहना है कि कल रात कोई भी बाहर से बिल्डिंग में नहीं आया, इसका मतलब खूनी इसी बिल्डिंग में रहने वाला है जिसे लिन पहले से जानती थी। उस खूनी ने जानबूझकर हमें उल्लू बनाने के लिए लिन के घर को एक चोरी के सीन की तरह बना दिया और मुझे लगता है कि शायद सामने के घर में रहने वाले लोगों को इस बारे में कुछ पता होगा। इसलिए वेन ग्रैंडपा हु के घर की डोरबेल बजाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता और चांग जो घर के अंदर होता है वो पैनिक होता है। ग्रैंडपा हु के घर का मकान मालिक भी ट्यान ही होता है, इसलिए ट्यान वेन के कहने पर ग्रैंडपा के घर का दरवाजा खोल देता है। ग्रैंडपा हु अपनी व्हीलचेयर से नीचे फर्श पे गिरे होते हैं और वेन और आन उन्हें उठा लेते और उन्हें पूछते हैं कि आपकी मेड निनी कहाँ है, लेकिन ग्रैंडपा हु पैरालाइज्ड होते हैं इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारा घर का सामान टेबल पे रखा होता है और वेन कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या निनी ने यह सारा सामान निकाला ताकि वो चोरी करके यहाँ से भाग जाए। वेन दूसरे कमरे की चेकिंग करने जाती है और इसी कमरे के बेड स्टोरेज में निनी और अब चांग छुपे होते हैं। निनी थोड़ी सी आवाज करती है जिस वजह से वेन बेड स्टोरेज खोलने ही वाली होती है, लेकिन उतने में उसे आन बुला लेता है। आन कहता है कि ग्रैंडपा का लॉकर खाली है, निनी गायब है, तो ऐसा हो सकता है कि निनी ने ग्रैंडपा के लॉकर से पैसे चोरी किए, उसके बाद वो लिन के घर पे गई, वहाँ चोरी की और इस बीच उसने लिन को भी मार डाला और फिर वो यहाँ से भाग गई। वेन इन बातों से कन्विंस नहीं होती तो वो आन को कहती है कि मुझे लगता है कि खूनी इसी बिल्डिंग में है, इसलिए हमें इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों की पूछताछ करनी चाहिए। और वेन ग्रैंडपा हु के घर से निकलने के पहले बेड स्टोरेज को चेक करती है उस अजीब आवाज को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि चांग और निनी पहले ही कबर्ड में छुप गए होते हैं। वेन और आन फिर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने जाते हैं और पहले वो जाते हैं ट्यान के घर पे। वेन ट्यान को कहती है कि तुम ग्रैंडपा हु और लिन दोनों के घर के मकान मालिक हो, तुम्हारे पास उन दोनों के घर की चाबियां है, तो कल रात तुम कहाँ थे। और ट्यान कहता है कि कल रात मैं जल्दी सो गया था। वेन फिर ट्यान की बीवी को पूछते है कि तुम लिन को जानती थी क्या, तो बीवी कहती है कि कैसे ना जानूं, इस बिल्डिंग में हर मर्द लिन का दीवाना था मेरे पति को छोड़कर। उसके बाद शन गार्ड और उसकी बीवी की पूछताछ की जाती है और वेन शन की बीवी को पूछती है कि क्या तुम लिन को जानती थी, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, क्या वो किसी को डेट कर रही थी। तो शन की बीवी कहती है नहीं, लिन सिंगल थी, मैंने उसे कुछ महीनों पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास देखा था जब वो अपने एग्स फ्रीज करने आई थी, इसका मतलब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और उसका शादी करने का भी कोई इरादा नहीं था। उसके बाद में जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था लिन की बॉडी मसाज करते हुए, उससे पूछताछ की जाती है और मे कहती है कि लिन को वो पहले से जानती है क्योंकि वो एक ही एयरलाइंस में काम करते थे। लिन के पीछे मर्दों की लाइन लगी रहती थी लेकिन लिन हमेशा गलत लोगों को चुनती थी। वेन पूछती है कि वैसे तुम्हारा बेटा वू कहाँ है और मे हाइपर होकर पूछती है कि क्यों, क्या हो गया, क्या तुम वू पे शक कर रही हो। वेन कहती है नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पूछा, लेकिन असल में वेन को मे के घर में उसके बेटे वू के रोने की आवाज सुनाई दी थी जिस वजह से उसे लगता है जैसे कि लिन और वू में कोई तो कनेक्शन जरूर है। इसके बाद फंग से पूछताछ की जाती है और फंग बताती है कि लिन और निनी का रिश्ता बहुत खराब था, वो हमेशा झगड़ा करते थे क्योंकि लिन वही जाकर स्मोक करती थी जहां निनी अपने कपड़े टांगती थी। चिंग जो एक पब्लिशिंग कंपनी चलाता है उसकी भी पूछताछ की जाती है और वो लिन को जानने से मना कर देता है। यहाँ चांग जो अभी भी ग्रैंडपा हु के घर पे फंसा होता है क्योंकि हर जगह पुलिस होती है, उसे फाइनली ग्रैंडपा के घर से निकलने का एक रास्ता मिल गया होता है। वो ग्रैंडपा के घर के पीछे की विंडो से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो वहाँ पे निनी का जूता रख देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि निनी चोरी करके वहाँ से भाग गई है। जैसे चांग ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही पुलिस वालों को निनी का जूता मिलने पर लगता है कि निनी ने चोरी की, उसने मर्डर किया और उसके बाद वो पीछे के रास्ते से भागकर चली गई। चांग फाइनली अपने घर पहुंच जाता है और उसके आने के कुछ ही सेकंड्स बाद वेन उसकी और लू की पूछताछ करने आती है। वेन पूछती है कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे, तो लू कहती है कि मैं मेरा पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और चांग कहता है कि कल रात मैं घर पे ही था। चांग की ये बात सुनकर लू बहुत कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि कल रात चांग बहुत देर से घर आया था, लेकिन वो वेन के सामने कुछ नहीं कहती। वेन के घर से जाने के बाद लू चांग को बोलती है कि कल रात तुम घर पे नहीं थे, कल रात तुम बहुत देर से घर आए थे, लेकिन तुमने इस पुलिस वाली को झूठ क्यों बोला। चांग कहता है कि कल रात मैं मेरे फ्रेंड टेंग के साथ वीड स्मोक कर रहा था और मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं सीढ़ियों पे ही सो गया। अब मैं इस पुलिस वाली को इन इलीगल चीजों के बारे में कैसे बताऊं, इसलिए मैंने उसे झूठ बता दिया और लू चांग की बात मान लेती है।
बाद में बिल्डिंग में रहने वाली मे अपना फ्रिज भंगार में देने वाली होती है तो चांग उसे जाकर कहता है कि मैं इस फ्रिज की रिसाइकलिंग कर दूंगा। चांग फिर इस फ्रिज को लेकर एक माउंटेन पे चला जाता है और इस माउंटेन पे एक सुनसान सी बिल्डिंग होती है जहाँ चांग इस फ्रिज को खोल देता है। असल में चांग ने इस फ्रिज के अंदर निनी को बंद करके रखा होता है और जैसे ही निनी को होश आता है वो रोने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी मम्मी वियतनाम में है, वो बहुत बीमार है, मुझे उससे मिलने जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। चांग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मुझे पता है कि तुम जाकर पुलिस वालों को बताओगी कि कैसे मैंने लिन का मर्डर किया, लेकिन मैंने लिन को नहीं मारा है, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा। यहाँ पुलिस वाले निनी का फोन ट्रैक कर रहे होते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि कैसे निनी की मम्मी वियतनाम में है, वो बहुत बीमार है, तो ऐसा हो सकता है कि निनी ने अपने मम्मी के इलाज के लिए ये चोरी की। यहाँ लिन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाते हैं और डॉक्टर्स को लिन की बॉडी में जहर मिला होता है। बिल्डिंग के इलाके में एक पॉइजनस मशरूम है जिसके जहर से पहले भी किसी की मौत हुई थी और उसी का जहर लिन की बॉडी में मिला है। हमें फिर बताया जाता है कि लिन की बॉडी में जहर तो मिला है लेकिन उसकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई है। इसका मतलब कोई लिन से इतनी नफरत करता था कि उसने उसे जहर दिया और फिर उसे सफोकेट भी किया। यहाँ चांग वापस अपने घर की सोसाइटी में आ जाता है और टियान के बेटे चियाक के साथ मस्ती करते वक्त उसे पता चलता है कि लिन की मौत जहर से हुई है। मैं टियान की वाइफ पास में ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने आन से सुना कि लिन की बॉडी में उन्हें जहर मिला है और शायद इसी जहर की वजह से लिन की मौत हो गई है। अब हमें ऑब्वियसली पता है कि ये गॉसिप पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन लिन की मौत जहर की वजह से हुई है। यह बात सुनकर चांग पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है, वो राहत की सांस ले पाता है, उसे दिलासा मिलता है ये जानकर कि लिन की मौत उसके वजह से नहीं जहर के वजह से हुई है। रात के वक्त फिर चांग और आन पुलिस ऑफिसर मिलकर ड्रिंक करते हैं और जब आन को नशा चढ़ता है, वो सो जाता है, तब चांग छुपके से उसकी बैग खोलता है और उसमें की फाइल्स निकालकर चेक करता है। इस फाइल में भी लिखा होता है कि लिन की बॉडी में मशरूम पॉइजन मिला है और चांग सोच में पड़ जाता है क्योंकि मशरूम पॉइजन का इफेक्ट आने में बहुत घंटे लगते हैं। इसका मतलब लिन को किसी ने दिन में ही जहर दिया था। उसी वक्त चांग की नजर फाइल में लगी हुई दूसरी फोटो पे जाती है और इस फोटो में होता है वो वाइन ग्लास जो लिन के घर पे था। चांग को याद आता है कि जब वो लिन के साथ ड्रिंक कर रहा था तो उसके वाइन ग्लास पे एल अल्फाबेट था, लेकिन पुलिस की फोटोज में जो वाइन ग्लास है उस पे एल अल्फाबेट नहीं हॉर्स का डिजाइन है। इसका मतलब जिस इंसान ने लिन को दिन में जहर दिया था वो इंसान रात को लिन के घर पे आया था ये चेक करने के लिए कि लिन जिंदा है या मरी हुई है। उसके बाद उसने फॉर सम रीजन लिन और चांग के ग्लासेस को चेंज कर दिया और वहाँ से चला गया। इस पूरे हादसे के दौरान चांग सो रहा था और उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसके और लिन के साथ एक तीसरा इंसान भी घर में मौजूद है। ये नई डिटेल्स जानकर चांग को शॉक लगता है क्योंकि उसके अनजाने में किसी ने लिन के घर के सामान की अदला बदली की, खिलवाड़ किया ताकि लिन की मौत होने पर सबको चांग पे शक हो, ताकि चांग बलि का बकरा बन जाए। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।